सभी को मेरा नमस्ते प्रणाम। आज मैं बात करना चाहूँगा भारत रत्न हमारी देश की सरस्वती लता मंगेशकर के बारे में। लता मंगेशकर का फिल्मी दुनिया में कैरियर लगभग 70 साल का है। अभी 2 साल पहले वो हम सबको छोड़ के चली गई और लगभग 70 साल उन्होंने इस फिल्म इंडस्ट्री में काम किया या वो मौजूद रही और अपनी गायकी से सबको तृप्त किया। लेकिन उन पर आज भी यह इल्जाम लगता है कि लता मंगेशकर ने कभी भी अपनी साथी जो गायिकाएं थी, गायिका फीमेल गायिका, महिला गायिका, उनको कभी पनपने नहीं दिया और अपना वर्चस्व रखा। मैं आज इस विषय पर बात करना चाहूंगा। मेरा ये कहना है कि लता मंगेशकर 1947 से पहले फिल्म इंडस्ट्री में आ गई थी, जब ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों का जमाना होता था और फिल्म की टेक्निक इतनी हाई नहीं थी। उन्होंने कुछ फिल्मों में एक्टिंग भी की। वो बेसिकली तो गायिका बनने ही आई थी, लेकिन उनको घर चलाना था अपना। घर में उनकी बहनों की, भाई की जिम्मेदारी उन पर थी। उनके पिता की छोटी उम्र में ही मृत्यु हो गई थी, दीनानाथ मंगेशकर। वो भी एक उच्च दर्जे के संगीतकार गायक थे। तो लता मंगेशकर ने मजबूरीवश कुछ हिंदी और मराठी फिल्मों में एक्टिंग भी की, लेकिन उनका ध्यान म्यूजिक की तरफ ही था, जो उन्हें अपने पिता से विरासत में मिला था। धीरे धीरे वो कोरस में गाना उन्होंने शुरू किया और मुख्य गायिका भी बनती गई। उस टाइम मुबारक बेगम और नूर जहां इस टाइप की गायिकाएं थी। और उस टाइम ये जमाना था कि जो फिल्मों की हीरोइन होती थी वह स्वयं अपने गाने गाती थी। ऐसा ही मेल सिंगर के साथ भी यही था। मेल जो हीरो होते थे वो अपने गाने स्वयं ही गाते थे, जैसे किशोर कुमार का हम एक उदाहरण ले सकते हैं। धीरे धीरे लता मंगेशकर ने भी प्लेबैक सिंगिंग का ट्रेंड समय के अनुसार चेंज हो रहा था। लता मंगेशकर को पहचान एक मिली फिल्म महल के गाने से, आएगा आएगा आने वाला आएगा। उसके संगीतकार थे खेमचंद प्रकाश। उस फिल्म का रिकॉर्ड बहुत पॉपुलर हुआ, खूब लोगों ने पसंद किया और ये कहा कि ये कौन गायिका है, ये गाना किसने गाया है। उस टाइम एक रिकॉर्ड आते थे, एलपी या ईपी रिकॉर्ड, छोटे जो गोल्ड रिकॉर्ड होते थे और 33 और 45 आरपीएम पे चलते थे। उस फिल्म के गाने में लता मंगेशकर का नाम एज ए सिंगर नहीं था, लेकिन पब्लिक इतना परेशान हुई, इतना उनकी क्यूरियोसिटी उस टाइम हुई जबकि मीडिया इतना हाईटेक नहीं था, और दोबारा एचएमवी कंपनी को रिकॉर्ड निकालने पड़े और उसमें गायिका का नाम लता मंगेशकर दिया गया कि यह गाना लता मंगेशकर ने गाया है। उसके बाद लता मंगेशकर की पहचान फिल्म इंडस्ट्री में हो गई और उसके बाद राज कपूर से उनका मिलना हुआ और राज कपूर अपनी पहली पिक्चर बना रहे थे आवाज, उसमें हवा में उड़ता जाए मेरा लाल दुपट्टा मलमल का। इस गाने से राज कपूर के साथ उनका शुरू हुआ और शंकर जयकिशन के संगीत निर्देशन में यह गाना बहुत पॉपुलर हुआ और लता मंगेशकर पूरी फिल्म इंडस्ट्री में छा गई। उसके बाद तो लता मंगेशकर ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और सफलता के नए नए आयाम स्थापित किए। उन्होंने हिंदी के अलावा कई फिल्मों में गाने गाए और खूब गाए और अच्छे गाए। अब उन पे हम आज का जो हमारा विषय है, लता मंगेशकर पे ये इल्जाम लगता है कि वो दूसरी जो फीमेल गायिकाएं थी उनको वो पनपने नहीं देती थी या आने नहीं देती थी। लता मंगेशकर गायिका के रूप में स्थापित हो गई थी, तो वो संगीतकारों पर दबाव डालती थी कि आप इस गायिका को गवाएंगे तो मैं आपके लिए गाने नहीं गाऊंगी। ये इल्जाम समय समय पर लगते रहे हैं और उनकी आज 2 साल हो गए मृत्यु के बाद भी ये इल्जाम यूट्यूब पे वीडियोस में कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट उन पे लग जाता है। तो मैं इस इल्जाम के विषय में आज बात करना चाहूंगा
लता मंगेशकर के टाइम ही एक और गायिका आई थी, सुमन कल्याणपुर। उनकी आवाज भी बिल्कुल लता मंगेशकर से मिलती जुलती है, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। जबकि मैं भी संगीत का एक विद्यार्थी हूँ, मेरा मानना है कि लता मंगेशकर से उनकी आवाज नहीं मिलती थी, लेकिन हाँ, वो एक अच्छी गायिका थी, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो सुमन कल्याणपुर के लिए ये कहा जाता है कि लता मंगेशकर उनको अपने साथी म्यूजिक डायरेक्टर से कहती थी कि इसको आप नहीं गवाएंगे। यह इल्जाम सरासर गलत है। इस इल्जाम में मैं ये कहना चाहूंगा कि लता मंगेशकर के पास गानों की लाइन लग गई थी। रोजाना 2-2, 3-3 रिकॉर्डिंग उनकी होती थी, और एक के बाद मतलब बिल्कुल उनके बाद 2-2, 3-3 महीने टाइम नहीं होता था। अब जब किसी गायिका के पास, या वो गायक हो या किसी भी क्षेत्र का हो, जब उसके पास काम पूरा होता है तो अपनी जो मेहनताना है, फीस है या रेट है, वो बढ़ा देता है। लता मंगेशकर ने अपने रेट्स कुछ बढ़ा दिए थे। तो उस टाइम, जैसा कि हम जानते हैं, सब तरीके की फिल्में बनती हैं। कोई ज्यादा बड़े बजट की है, कोई मीडियम बजट की है, कोई बिल्कुल छोटे बजट की है। तो जिन फिल्मों में लता मंगेशकर गायक संगीतकारों का या प्रोड्यूसर के पास बजट नहीं होता था, तो वो लता मंगेशकर का सब्स्टिट्यूट सुमन कल्याणपुर से गाने गवा लेते थे। और लता मंगेशकर के पास टाइम नहीं होता था, तो कई संगीतकार हैं, वो रुक नहीं सकते थे, उनके पास जल्दी है, रिकॉर्डिंग है, फिल्म देर से हो रही है, देर हो रही है बनने में, तो वो सुमन कल्याणपुर से या अन्य गायिकाओं से रिकॉर्डिंग करवा लेते थे। तो ये इल्जाम बिल्कुल गलत है कि सुमन कल्याणपुर ने का कैरियर लता मंगेशकर ने खराब करने की कोशिश करी। सुमन कल्याणपुर बिल्कुल उनके समकालीन एंड तक गाती रही, और आज भी वो हमारे बीच में है। अभी कुछ दिन पहले भी उन्होंने दूरदर्शन के एक इंटरव्यू पे ये बात कही थी कि मेरा जॉनर अलग था, मेरे गीतकार और संगीत अलग थे, तो मैं लगातार गाई है। उन्होंने भी हजारों की संख्या में गाने गाए हैं। इसका मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। बीच में लता मंगेशकर की मोहम्मद रफी साहब से रॉयल्टी के बात को लेकर कुछ विवाद हो गया, और जैसा कि होता है कि दोनों एक दूसरे से नाराज हो गए, और उन्होंने दोनों ने गुस्से में ये फैसला किया कि हम अब दोनों साथ गाने नहीं गाएंगे। जो लता मंगेशकर मोहम्मद रफी उस टाइम बहुत डिमांड में थे, साथ डुएट गाने में, हम लोग साथ में गाने नहीं गाएंगे। अब उस टाइम क्या हुआ कि लता मंगेशकर मना कर देते थे कि मैं मोहम्मद रफी के साथ गाने नहीं गाऊंगी, या रफी साहब मना कर देते थे कि मैं लता के साथ गाने नहीं गाऊंगा। तो उस टाइम संगीतकार जो है, वो मोहम्मद रफी के साथ सुमन कल्याणपुर को गवा लेते थे, या लता मंगेशकर को गवाना है तो वो किशोर कुमार या महेंद्र कपूर, मुकेश, उनसे गाने गवा लेते थे। तो लता सुमन कल्याणपुर को भी अपना पूरा स्पेस मिलता रहा, और वो गाती रही, और उन्होंने बहुत अच्छा गाया। मैं वो एक अच्छी गायिका थी, और वो एंड तक, मैंने जैसा कहा ना कि कभी लता मंगेशकर के पास टाइम नहीं है। अब उस टाइम बड़े बड़े संगीतकार थे, जैसे उस टाइम जो टॉप पे थे शंकर जयकिशन, मदन मोहन, कल्याण जी, आनंद जी, फिर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की एंट्री हो गई, एस डी बर्मन, आर डी बर्मन। ये एक साथ लता मंगेशकर इतनी बिजी रहती थी कि ये एक साथ उनकी एक एक महीने की 15-15 दिन की डेट ले लेते थे, और स्टूडियो उनके कंटिन्यूअसली बुक रहते थे। तो अब कोई छोटा प्रोड्यूसर आया या कोई है कि भाई हमें तो गाने की फिल्म रिलीज करने की जल्दी है, तो वो लता मंगेशकर से नहीं गवा पाता था, तो वो उनकी छोटी बहन आशा भोसले या सुमन कल्याणपुर या और गायिकाओं से वो गाना गवा लेता था। तो ये इल्जाम सुमन कल्याणपुर को लेके बहुत लगता है लता मंगेशकर पे। इस तरीके के और बहुत उदाहरण है जो आज एक प्रोग्राम में नहीं दिए जा सकते। इसमें दूसरा नाम है एस डी बर्मन का। एस डी बर्मन भी एक बहुत अच्छे संगीतकार थे। आज तक कोई भी संगीत का जो
जरा सा भी संगीत को समझता है तो एस डी बर्मन का नाम बड़ी इज्जत से लेता है। एस डी बर्मन की फेवरेट सिंगर भी लता मंगेशकर ही थी। जैसा कि हम सब जानते हैं, एस डी बर्मन एक रॉयल फैमिली से थे और त्रिपुरा की फैमिली, रॉयल फैमिली से वो बॉम्बे में संगीत देने आए थे। अब वो कुछ उनका ईगो हर्ट नहीं हो और उनके, वो थोड़े घमंडी टाइप के इंसान थे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये उनका बेटा राहुल देव बर्मन, जो बाद में बहुत उच्च श्रेणी के संगीतकार बने, ये उन्होंने अपनी इंटरव्यू में बात कही है। अब एस डी बर्मन चाहते थे कि मैं जब लता मंगेशकर को बुलाऊं तो वो मुझे फौरन डेट दे दे। तो डेट्स की प्रॉब्लम को लेके कुछ समय तक एस डी बर्मन के साथ भी लता मंगेशकर की थोड़ी सी अनबन रही और कुछ 1-2 साल तक उन्होंने भी, लता मंगेशकर ने एस डी बर्मन के साथ गाने नहीं गाए। तो उसका फायदा सुमन कल्याणपुर और इनको, आशा भोसले, इन सबको हुआ। फिर बाद में जब आर डी बर्मन संगीतकार के रूप में सामने आए तो अपनी पहली पिक्चर थी छोटे नवाब। छोटे नवाब का वो गाना आर डी बर्मन लता मंगेशकर से गवाना चाहते थे। अब उनको लगता था कि लता मंगेशकर की मेरे पिताजी एस डी बर्मन से तो नाराजगी चल रही है, पता नहीं वो मेरे लिए गाना गाएंगी कि नहीं गाएंगी। तो एस डी बर्मन ने खुद लता मंगेशकर को फोन किया कि तुम आर डी पंचम बोलते थे उसको, कि पंचम के लिए गाना गा दो। तो लता मंगेशकर उस गाने की रिहर्सल के लिए आर डी बर्मन के घर गई, तो एस डी बर्मन भी वहीं मौजूद थे। ऐसे ही उनका फिर मेल मिलाप हो गया और दोबारा उन्होंने, लता मंगेशकर ने, जब तक एस डी बर्मन 1975 तक रहे, लगातार उनके लिए गाने गाए और एक से बढ़कर एक हिट गाने दिए। अब डेट्स की प्रॉब्लम, हर कोई चाहता है कि मुझे डेट्स पहले मिल जाए और सारे काम छोड़ के, सब रिकॉर्डिंग छोड़ के मेरी पहले रिकॉर्डिंग कर दी जाए। ये संभव शायद लता मंगेशकर के लिए नहीं था, इसलिए वो सबकी बुरी बनी। अब इसमें आपको मैं, इसी में एक बड़ा मजेदार है, राज कपूर। राज कपूर की पहली पिक्चर से लेके आखिरी पिक्चर राम तेरी गंगा मैली और उसके बाद हिना तक, लता मंगेशकर ने हर पिक्चर में गाने गाए और राज कपूर को ग्रेट शोमैन का खिताब मिला। उसके गाने एक से बढ़कर एक हिट थे। उसमें निश्चित रूप से शंकर जयकिशन, शैलेंद्र, हसरत जयपुरी का भी हाथ था, लेकिन एक लता मंगेशकर का भी बहुत बड़ा राज कपूर की बुलंदी पर रोल था। किसी मसले को, रॉयल्टी के मसले को लेकर लता मंगेशकर का राज कपूर के साथ भी कुछ वाद विवाद हो गया। अब आप कहेंगे कि भाई वाद विवाद हर किसी से ही होता है। ये आप भी समझते हैं, जहाँ कोई बिजनेस होता है, जहाँ कोई नौकरी है, कोई एक परिवार है, तो वह किसी ना किसी मसले पे वाद विवाद होता ही है। इसी पैसों को लेकर राज कपूर के साथ लता मंगेशकर का विवाद हो गया और उन्होंने, राज कपूर ने ही फिर अपनी एक पिक्चर बनाई, मेरा नाम जोकर। उसमें राज कपूर ने कहा कि मैं लता मंगेशकर से कोई गाने नहीं गवाऊंगा। उस पिक्चर में सारे गाने सुमन कल्याणपुर और दूसरी गायिकाओं ने गाए थे और वो पिक्चर बुरी तरह फ्लॉप हो गई। उसके बाद उन्होंने अपने बेटे रणधीर कपूर को लॉन्च किया एज ए हीरो डायरेक्टर और एक पिक्चर बनाई कल आज और कल। उसके गाने बहुत अच्छे थे, म्यूजिक शंकर जयकिशन का था, सब गाने हिट हुए, खूब हिट हुए, लेकिन वो पिक्चर बुरी तरह फ्लॉप हो गई। तो किसी ने राज कपूर को कहा, या राज कपूर को भी स्वयं लगा कि भाई जब तक मेरी फिल्मों में लता मंगेशकर नहीं होंगी, जब तक मैं हिट पिक्चर नहीं दे सकता। तो उसके बाद उन्होंने एक घाटे में, लाखों रुपए के घाटे में आ गए थे। उसके बाद उन्होंने फिर बॉबी पिक्चर बनाई और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को साइन किया। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को साइन करने का एक बहुत बड़ा कारण ये भी था कि लता मंगेशकर से लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के बहुत अच्छे रिश्ते थे। तो लता मंगेशकर ने फिर बॉबी फिल्मों के गाने गाए और बॉबी सुपर डुपर हिट रही।
ये और एक इतिहास में अपना एक अच्छी फिल्मों में अपना वो नाम लिखा चुकी है, चाहे संगीत हो, चाहे स्टोरी हो, चाहे हिट हो। उसके बाद एंड तक राज कपूर के लिए लता मंगेशकर ने गाने गाए, चाहे सत्यम शिवम सुंदरम हो, प्रेम रोग हो, सभी पिक्चरों में लता मंगेशकर ही हमेशा गाने गाती थी। और लता मंगेशकर और राज कपूर की जोड़ी को भी बहुत सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। अच्छा, अब ये जो इल्जाम लगाए जाते हैं कि लता मंगेशकर दूसरों को आगे नहीं बढ़ने देती थी, उस टाइम एक अवार्ड चलते थे, फिल्म फेयर अवार्ड। तो लगभग हर साल, हर दूसरे साल लता मंगेशकर को अवार्ड मिल जाते थे। तो उन्होंने कुछ साल के बाद लता मंगेशकर ने खुद मना कर दिया कि अब मैं फिल्म फेयर अवार्ड नहीं लूंगी, ये अवार्ड अब नए गायकों को प्रोत्साहन करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए उनको दिए जाए। मेरा नाम अब से नॉमिनेशंस में फिल्म फेयर के अवार्ड्स में नहीं रखा जाए। अगर उनका ऐसा कोई सोच होती कि मैं दूसरी गायिकाओं को आगे नहीं बढ़ने दूंगी, तो वो अवार्ड से अपना नाम वापस क्यों लेती। अच्छा, इसमें मैं कई उदाहरण और देना चाहूंगा कि उस टाइम के जो टॉप के म्यूजिक डायरेक्टर चल रहे थे, शंकर जयकिशन, उसके बाद लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, आर डी बर्मन, कल्याण जी, आनंद जी, इन सब का जमाना आया और उन्होंने खूब अच्छा काम किया। हर पिक्चर में लता मंगेशकर से गाना गवाते थे, तो साथ के साथ वो दूसरी गायिकाओं से भी एक दो गाने गवाते थे, जैसी फिल्म की और गाने की सिचुएशन होती थी। तो लता मंगेशकर ने कभी भी किसी भी कोई इतराज नहीं किया कि तुम दूसरी गायिकाओं से क्यों गवा रहे हो। कई बार तो वो खुद बोलते थे कि मेरे पास टाइम नहीं है गाने का, मैं वो विदेश शो करने जाती रहती थी, तो आप इनसे गवा लो, उनसे गवा लो, वो खुद सजेस्ट करके जाती थी। तो ये इल्जाम मैं जो मानता हूँ वो सरासर गलत है। इस इल्जाम के सफाई सफाई तो नहीं, एक संगीतकार थे ओपी नैयर, और वो बहुत हिट थे, बड़े कंट्रोवर्शियल संगीतकार थे, लेकिन वो बड़े सुपर डुपर हिट थे और उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में अपना स्थान बनाया है। हालांकि उन्होंने बहुत ज्यादा पिक्चरों में म्यूजिक नहीं दिया, लेकिन जो भी म्यूजिक दिया वो अपनी एक मिसाल है। उन्होंने कभी भी लता मंगेशकर को गाना नहीं गवाया अपनी फिल्मों में। नया दौर, संबंध, दुनिया भर के उन्होंने पिक्चरों में म्यूजिक दिया और खूब अच्छा म्यूजिक दिया, खूब अवार्ड लिए, सब लिया। उन्होंने हमेशा लता मंगेशकर की जगह आशा भोसले को प्रेफरेंस दी और वो खूब सुपर डुपर हिट रहे। अगर ऐसी बात होती तो वो उनको भी, ओपी नैयर को भी रोक सकती थी, लेकिन उनका मंतव्य रोकना नहीं था। कोई किसी को क्यों रोकेगा जब उसके पास खुद ही इतना काम है, उसके बाद डेट्स नहीं है, उसके पास फुर्सत नहीं है, तो वो, उसको कहाँ इतना बातों के लिए टाइम है कि वो दूसरी गायिकाओं को रोके। अच्छा, इसमें कुछ मैं जो बी ग्रेड, मतलब बी ग्रेड में फिल्मों के हिसाब से कह रहा हूँ, मैं संगीतकारों की क्षमता में नहीं कह रहा हूँ। जैसे उषा खन्ना, जयदेव, दत्ताराम, ये सब संगीतकार थे जो लो बजट की फिल्मों में म्यूजिक देते थे, क्योंकि फिल्म के प्रोड्यूसर डायरेक्टर के पास इतना बजट नहीं होता था कि वो अपना बड़े संगीतकार आर डी बर्मन, एस डी बर्मन को अफोर्ड कर सके। तो उषा खन्ना, जयदेव, इस ऐसे सोनी कोमी ऐसे म्यूजिक डायरेक्टर को देते थे। तो लता मंगेशकर कम पैसे लेकर भी वो अच्छे गाने देखकर वो गाती थी। कई बार उन्होंने पैसे भी नहीं लिए हैं और अच्छे अच्छे गाने उन्होंने जयदेव के साथ गाए हैं। जयदेव हमेशा लो बजट की फिल्मों के संगीतकार रहे, लेकिन उन्होंने, लता ने उनको हमेशा प्रेफरेंस दी है और बहुत अच्छे अच्छे गाने उनके साथ गाए हैं। अनुराधा पौडवाल भी जब तक आ गई थी, अनुराधा पौडवाल भी लता मंगेशकर के समकालीन बहुत चली हैं। पिक्चरों, गाने उनके भी गाने होते थे हर फिल्म में, और वो ऐसा कहीं नहीं है कि किसी का वो कैरियर डिस्ट्रॉय कर दे। अनुराधा पौडवाल के बाद कविता कृष्णमूर्ति, अलका याग्निक, ये सब गायिकाएं आई है
और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल हो चाहे कल्याण जी आनंद जी हो, इन सब ने एक ही फिल्म में अलका याग्निक से भी गाने गवाए हैं, लता मंगेशकर से भी गवाए, आशा भोसले से भी गवाए। और लता मंगेशकर ने लास्ट पिक्चर को आज से 30 साल पहले पेज 3 थी, उसमें लास्ट अपना गाना गाया था, कितने हंसी रिश्ते हैं यहाँ पे। उसके बाद लता मंगेशकर ने हिंदी फिल्मों से गायन से संन्यास ले लिया अपनी बढ़ती उम्र की वजह से। जो लोग लता मंगेशकर पर यह इल्जाम लगाते हैं कि वो अपनी गायिकाओं, दूसरी समकालीन फीमेल गायिकाओं को आगे नहीं बढ़ने देती, अब पिछले 30 साल से लता मंगेशकर फिल्म इंडस्ट्री में नहीं है। अब तो खैर वो हमको छोड़ के चली गई है। क्या आप कोई गाना मुझे कमेंट्स में लिख के बता सकता है कि उसके लता मंगेशकर के गायकी के बराबर का किसी और गायिका ने कोई गाना गाया हो तो जरूर कमेंट करके बताएं। और मैं ऐसी गायिका जो शताब्दियों में होती है, स्वर कोकिला सरस्वती, भारत सरकार ने उनको भारत रत्न से सम्मानित किया, उनको राज्यसभा में भी नॉमिनेट किया, और एंड तक वो 92 ईयर्स की होके हम सबको छोड़ के गई है। जब तक वो एक्टिव थी फोन पे, ट्विटर पे और सोशल मीडिया पे, ऐसी गायिका की मिसाल दोबारा ना भूतो न भविष्यते। तो मैं ऐसी गायिका को प्रणाम करता हूं, और इस इल्जाम को मेरे निजी रूप से आपका सहमत कहां तक है मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये कहना गलत है कि लता मंगेशकर ने दूसरी गायिकाओं को या संगीतकारों को रोका। उन्होंने हमेशा प्रोत्साहित ही किया। अच्छे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल है जो आज तक हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में टॉप के जो किसी गायक को खिताब दिया जा सकता है तो वो लता मंगेशकर को ही दिया जा सकता है। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल 10-10, 11-11 साल की उम्र में साज बजाते थे, लक्ष्मीकांत मैंडोलिन बजाते थे और प्यारेलाल वायलिन बजाते थे। उनको वो संगीतकारों के पास लेके जाती थी और कहती थी कि आप इनको मौका दो। तो उन्होंने हमेशा नए गायकों को, नई प्रतिभाओं को सम्मानित ही किया है, प्रोत्साहित ही किया है। तो यह इल्जाम ठीक नहीं है, और लता मंगेशकर जैसी गायिका दूसरी हो नहीं सकती। अगर कोई गाने, मैं चैलेंज कहना तो ठीक नहीं होगा, पिछले 30 साल में कोई गाना, यादगार गाना किसी हिंदी फिल्म में आया हो तो मुझे बताएं, मैं सहर्ष अपनी गलती को मानूंगा। आज का प्रोग्राम अब यहीं खत्म करेंगे। आपको कैसा लगा आप कमेंट करके मुझे बताएं, और मेरा चैनल नया नया है, इसको प्रोत्साहित करें। टेक्निकली शायद अभी मेरा चैनल इतना साउंड नहीं होगा, मैं धीरे धीरे इसमें इम्प्रूवमेंट करूंगा। आपका सहयोग और प्यार बना रहे, इसी कामना के साथ आप सबको नमस्ते।